हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में, अर्थात रासायनिक विस्थापन। जैसा कि आप जानते हो कि एनएमआर से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो इससे पहले प्रसारित हो चुके हैं, जहां पर मैंने आपको उस वीडियोस के अंदर यह जानकारी दी थी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसका जो सिग्नल है वो किस प्रकार से जनरेट होता है। क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एनएमआर के अंदर जो स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स आते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो आज हम उन्हीं सिग्नल की जो पोजीशन है जो कि हमें स्पेक्ट्रम में नज़र आती है, उन्हीं पोजीशन को क्या केमिकल शिफ्ट का नाम दिया गया है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इस लेक्चर को, जो कि डिस्कस करेंगे हम केमिकल शिफ्ट के बारे में। So dear students, the position of signals for proton absorption in NMR is called chemical shift। यानी कि प्रोटॉन अवशोषण जो कि NMR में होता है, उनके सिग्नल का जो स्थान है किसी स्पेक्ट्रम में, वो क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्ट कहलाता है। अर्थात यूँ मानिए कि एक कोई NMR का आपने स्पेक्ट्रम देखा और उसमें जो स्केल दिया हुआ है, उस स्केल में जो भी मार्किंग है और वहाँ पर यदि कोई एक सिग्नल है, तो उस सिग्नल कितनी पोजीशन पर है, वो पोजीशन क्या कहलाती है? उस प्रोटॉन के एब्जॉर्प्शन के लिए केमिकल शिफ्ट कहलाती है। तो हमें उसी चीज़ को देखना है कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। इन जनरली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट वास्तव में क्या है? वो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उस न्यूक्लियस की। किसके रेफरेंस में? रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में जिसके अंतर्गत हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उसके रेस्पॉन्स में या उसके रेफरेंस में हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी अनुनाद आवृत्ति है। सामान्य रूप से क्या देखा गया है कि किसी भी केमिकल शिफ्ट की जो पोजीशन है या जो नंबर है, यानी कि कितने केमिकल शिफ्ट प्राप्त हो रही है या उसकी कितनी पोजीशन पर वो प्राप्त हो रहा है, वो उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का डायग्नोस्टिक भी होता है, या यूं कहिए कि उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए करेक्टरिस्टिक भी होता है। यानी कि किसी भी केमिकल शिफ्ट की पोजीशन और नंबर से हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की सामान्य जो जानकारी है वो क्या है? प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट है इन एब्सोल्यूट टर्म कैसे डिफाइन करेंगे? is defined by the frequency of the resonance expressed with reference to a standard compound which is defined to be at 0 ppm। अर्थात एक रेफरेंस कंपाउंड है जो कि स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया है और उसको हमने 0 ppm पर मान लिया गया है। तो उसके रेस्पॉन्स में हमारा जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितने पर आती है, वो है उस पर्टिकुलर प्रोटॉन या उस कंपाउंड के लिए वहां उस समय क्या कहलाएगी? केमिकल शिफ्ट कहलाएगी। तो ये जो जीरो है वो क्या है? तो जीरो इज वेयर यू फाइंड ए पीक ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम्स इन टेट्रामिथाइल सिलेन। तो जनरली जो हम रेफरेंस कंपाउंड या स्टैंडर्ड कंपाउंड काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं? टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसको कि हम सामान्य रूप में टीएमएस के नाम से जानते हैं। तो ये जो जीरो है वो जीरो क्या है? एक प्रकार से वह पीक है जो कि टीएमएस के जो 12 प्रोटॉन अवेलेबल हैं उनके कारण से जो पीक आता है, एक एक यूं कहिए कि एक बिल्कुल उच्च तीव्रता का जो एक पीक आएगा, वो पीक क्या होगा? टेट्रामिथाइल सिलेन के 12 प्रोटॉन के लिए होगा, जिसको कि हमने क्या माना है? रेफरेंस के तौर पर जीरो माना है। बाकी इसके अतिरिक्त यानी कि एवरीथिंग एल्स इज कंपेयर्ड विद दिस, यानी कि इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य प्रोटॉन है जो कि निश्चित रूप से हमारे सैंपल कंपाउंड के प्रोटॉन्स होंगे, उनकी जो शिफ्ट है उनको इसके रेफरेंस के अंदर में मापते हैं। ये जनरली एक एनएमआर स्पेक्ट्रम का क्या है? स्केलिंग है, जहां पर ये जो जीरो है वो जीरो को हमने बताया है कि एनएम जो टीएमएस है उस टीएमएस के लिए सिग्नल प्राप्त हुआ है। बाकी 1 2 3 4 5 6 ये जो 10 तक हमने यहाँ पर मार्किंग करी है, ये इनके पीपीएम के अंदर वैल्यूज है। इसके बारे में भी हम और देखते हैं। सो टीएमएस यानी कि टेट्रामिथाइल सिलेन जो रेफरेंस कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया है वो क्या है? TMS is used in NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों?
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेट्रामिथाइल सेलेन जो रेफरेंस कंपाउंड है उसका उपयोग ही क्यों किया जाता है। तो उसके क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ हिट्स हाई वॉलेटिलिटी, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है, अर्थात इसकी वाष्पीकृतता ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ वाष्पीकृत हो जाता है। जितना आसानी से ये वाष्पीकृत होगा तो हमारा जो सैंपल है उसकी रिकवरी, यानी कि वो जो सैंपल है हमें वापस से शुद्ध रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ ऑल 12 हाइड्रोजन एटम्स इन टेट्रामिथाइल सिलेन आर इक्विवेलेंट, यानी कि टीएमएस के अंदर जितने भी 12 के 12 जो प्रोटॉन हैं वो सारे के सारे केमिकली और मैग्नेटिकली क्या है, इक्विवेलेंट है। इसी कारण से 1H NMR स्पेक्ट्रम में वो एक सिंगलेट के रूप में अपना सिग्नल जो है वो यहाँ पर देंगे। ये टेट्रामिथाइल सिलेन 1 2 3 4 4 मिथाइल है और ये सिलिकॉन है, तो टेट्रामिथाइल सिलेन ये कहलाता है। अब इस स्केलिंग के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि दी हॉरिजॉन्टल स्केल इज शोन एज ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इज कॉल्ड द केमिकल शिफ्ट एंड इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। ए पीक एट ए केमिकल शिफ्ट ऑफ से 2, यानी कि कोई एक पीक मान लिया 2 ppm पर है, तो हम क्या मानेंगे उसे कि दी हाइड्रोजन एटम्स विच कोजेज दैट पीक, यानी कि जिन प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम की वजह से ये पीक आ रहा है उसे आवश्यकता है मैग्नेटिक फील्ड 2 मिलियंथ लेस देन द फील्ड नीडेड बाय द टीएमएस टू प्रोड्यूस रेजोनेंस, यानी कि 2 ppm पर यदि कोई सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है तो उसका यह मतलब है कि उन प्रोटॉन को अनुनाद करने के लिए जो आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र है वो टीएमएस के प्रोटॉन की तुलना में 2 मिलियंथ लेस कम, क्योंकि ये इधर डाउनफील्ड एरिया है और ये इधर अपफील्ड एरिया, यानी कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम है। क्या इतना 2 मिलियंथ लेस मैग्नेटिक फील्ड कम की आवश्यकता है, अर्थात जितना अधिक इधर प्रोटॉन कोई सिग्नल देगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड की उसे क्या रिक्वायरमेंट है उसको रेजोनेंस होने के लिए। ये डेल्टा ppm। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, द स्केल इज मेड मोर मैनेजेबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इस स्केल को हमने पार्ट्स पर मिलियन के तौर पर व्यक्त करके इसे आसान बना दिया है, मैनेजेबल बना दिया है, क्योंकि हम अंकों को बड़े आसानी के साथ में यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इज मोर इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी, और इम्पोर्टेंट यह है कि आप स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी कोई सी भी हो, यानी कि आप 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर पर काम कर रहे हो या 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर पर काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए जो पीक जितने डेल्टा ppm पर आएगा वो 60 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोमीटर में भी वही होगा, तो 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर वाले में भी उतने ही डेल्टा ppm पर वो पीक आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर। कैसे निकालते हैं डेल्टा को, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, यानी कि वो सिग्नल कितने फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस, यानी कि टीएमएस की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है और हमारा स्पेक्ट्रोमीटर हमने कितनी फ्रीक्वेंसी का लिया है वो मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। इस 10⁶ से मल्टीप्लाइड करने पर ये जो फैक्टर है मेगा हर्ट्ज का यहाँ पर नीचे अभी आएगा आगे वो कैंसिल हो जाएगा। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब द रिलेटिव पोजिशन, अगेन इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, it is often convenient to describe the relative position of the resonance in an NMR spectrum, यानी कि हम relative position को हम NMR spectrum में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिए कि एक पीक कोई केमिकल शिफ्ट डेल्टा ऑफ 10 ppm पर है, तो वो क्या है is said to be downfilled या deshielded with respect to a peak at 5 ppm, यानी कि 5 ppm के रेस्पेक्ट में ये जो 10 ppm पर कोई पीक आ रहा है वो क्या है डाउनफील्ड या डीशिल्डेड में है, या यूं कहिए कि जो पीक 5 ppm पर है वो अपफील्ड या शिल्डेड जोन में है विद रेस्पेक्ट टू दी पीक एट 10 ppm, यानी कि 10 ppm वाला पीक डाउनफील्ड या डीशिल्डेड जोन में है तो 5 ppm वाला जो पीक है वो अपफील्ड या शिल्डेड जोन के अंदर है। नाउ इंपॉर्टेंट, डेल्टा को समझने के लिए एक छोटे से क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि व्हाट वुड बी द केमिकल शिफ्ट, यानी कि किसी एक पी की केमिकल शिफ्ट क्या होगी कि यदि वो 655.2 हर्ट्ज पर क्या देता है अपना पीक देता है डाउनफील्ड टू द टीएमएस,
यानी कि टीएमएस के 655.2 हर्ट्ज पर अपना पीक देता है। तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ये है और ये है, तो टीएमएस के 655 पर दे रहा है तो डायरेक्टली टीएमएस पर, और स्पेक्ट्रोमीटर कितना है 90 मेगाहर्ट्ज का है। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पर 655.2 डिवाइडेड बाय 90 मेगाहर्ट्ज। तो आप समझ सकते हैं कि यह मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ ऊपर यदि होगा तो 90 और 655.2 को 90 से डिवाइड किया तो 7.28 ppm पर। तो केमिकल शिफ्ट को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये एक सिंपल टेबुलेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि केमिकल शिफ्ट जो है हमारे नॉर्मल प्रोटॉन्स के केस में वो किस किस प्रकार से हो सकती है। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर कि ये हमारा टेट्रामिथाइल सिलेन है। तो टेट्रामिथाइल सिलाइन के जो 12 के प्रोटॉन हैं यहाँ पर 4 और गुणा 3 12 प्रोटॉन है, उनके लिए केमिकल शिफ्ट क्या मान ली हमने, 0 बाय डेफिनेशन। और ये हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं क्या, RCS3, यानी कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल एल्केन मान लो आप, जिसमें कि क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर प्रोटॉन है। तो उस केस के अंदर जो केमिकल शिफ्ट होगी वो 0.8 से 1.0 डेल्टा ppm के आसपास रहती है। इसी प्रकार से ये भी होने को तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर लगे हुए प्रोटॉन हैं, परंतु दोनों तरफ अब क्या लग गए हैं, एल्किल एल्किल ग्रुप लग गए हैं, तो 1.2 से 1.4 हो गया। ये भी आपका R3CH यानी कि है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही है, तो 1.4 से 1.7 डेल्टा पर। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक एक करके देखते चले जाते हैं। वहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ये मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ देख लीजिए, चलिए RCH2Cl यानी कि ये कार्बन जिस पर कि प्रोटॉन है और उस पर कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि एक विद्युत ऋणात्मक तत्व लग गया क्लोरीन। तो डेल्टा ppm कितना आ गया, 3.6 to 3.8। तो आप देखेंगे कि किसी कार्बन जिस पर की जो प्रोटॉन है, यदि उससे अटैच्ड कोई डायरेक्ट एटम, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि विद्युत ऋणात्मक समूह आ गया, तो ppm जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो डाउन फिल्टेड जोन में चली जाती है। उसका सीधा सीधा कारण क्या है, उसका सीधा सीधा कारण यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी कि इसको डीशिल्डेट कर देते हैं। तो निश्चित रूप से डीशिल्डिंग होने पर डाउनफिल्ड जोन के अंदर ये क्या होंगे, चले जाएंगे। तो ये एक जनरलाइज्ड टेबल है जहां पर हम एक एक करके आगे देखते चले जाएंगे तो हमें समझ में आता चला जाएगा। इसके कंपैरिजन में यदि आप इसे देखें तो आपको और आसानी से समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पर हमारे नॉर्मल, आप यूँ कहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ प्रोटॉन है, तो वो लगभग 1 डेल्टा ppm के आसपास। इसी प्रकार से कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन यदि किसी कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट में आ गया तो डेल्टा ppm वैल्यू इंक्रीज हो गई। यदि Y यानी कि कार्बन पर जो प्रोटॉन लगा हुआ है और वो डायरेक्ट यदि किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो देख लीजिए वो 3 से 4 की तरफ चले गया है। इंपॉर्टेंट ROH यानी कि जो एल्कोहल का जो प्रोटॉन है वो आप देख लीजिए कि 2 से लेकर के 5 तक एक बड़ी वाइड रेंज है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है वो बड़े लेबाइल यानी कि बहुत क्रियाशील प्रोटॉन होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, डाइल्यूशन डिपेंडेंट है। तो ये इनकी एक बड़ी रेंज होती है। इसी प्रकार से आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड यदि कार्बन पर प्रोटॉन हमारा है जो कि एल्कीन के अंदर होता है, तो आप देख सकते हैं वो 5 से 6 डेल्टा ppm पर है। एरोमेटिक जो कार्बन है यानी कि बेंजीन या उसके जो यौगिक होते हैं उन पे लगा हुआ जो कार्बन है उसके साथ वाला प्रोटॉन आप देखिए 7 से ऊपर 8 डेल्टा तक अपना वो क्या देता है, पीओ सिग्नल देता है। एल्डिहाइड के केस के अंदर आप देख लीजिए ये 9 से 10 डेल्टा ppm पर देता है। इसी प्रकार से ये आप ये टोटोमेरिज्म के केस के अंदर आप आ जाएंगे तो फिनोल्स एंड वहां पर आप जो कार्बोक्सिल ग्रुप है RCOOH वहां पर आप देखिए 11 से 12 के आसपास जा रहा है। इसी प्रकार से फिनोल्स के यदि आप देखेंगे केस तो वहां पर वो 15 डेल्टा ppm तक भी सिग्नल अपना वो क्या देता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर एक जनरल जो व्यू है केमिकल शिफ्ट के बारे में वो समझाने की कोशिश करी है। तो चूंकि हम केमिस्ट्री के अंदर हमें इतना NMR में थ्योरेटिकली हमें इतना नहीं जाना जितना कि हमें इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हमें देखना है, क्योंकि हम यहाँ पर NMR को यूज लेंगे, इम्पोर्टेंटली यहाँ पर हम काम में लेंगे इसे किस रूप में,
स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के तौर पर। तो हमें यहाँ पर हम एनएमआर का स्पेक्ट्रम देख करके उससे हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि किसी कंपाउंड का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो कैसा हो सकता है, या उस एनएमआर स्पेक्ट्रम की मदद से हम उसके सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम उसके स्ट्रक्चर को किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू। केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमें लिख करके पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करा देंगे। एनएमआर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर एंड स्क्रीन पर जो लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर के आप उससे रिलेटेड वीडियोस वो देख सकते हैं। सो थैंक यू।